यहाँ पे एक लूप होल भी है। लूप होल इन द सेंस ये जो भी मैं काम करता हूँ आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट इवन इन द फ्रेम। काउंसिल कमिटी रिकमेंडेड दैट वी शुड so friends, for the Second Amendment Act 1976, fundamental duties added. जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब आपका कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी हो गया या फिर सिविल सर्विस में कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब इंडियन पॉलिटी में लाइक जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसमें ये चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एंड इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51(a) आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज़ क्या है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आया कहाँ से, ठीक है, कौन से कमेटी से आया है, कभी इसको अमेंड किया गया था, ये सारा डिटेल आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंसेस है। हाँ, मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल। इस ब्लॉग में बने रहना, छोटा सा स्टडी ब्लॉग में लाया हूँ। मैं अपने चैनल पे डिफरेंट स्टाइल का ब्लॉग लाते रहता हूँ, लाइक ट्रैवल, फूड, डेली ब्लॉगिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ। एंड आज मैं स्टडी ब्लॉग लेके आया हूँ। तो स्टडी ब्लॉग तो मेरे चैनल पे हमेशा आते रहेगा। छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा एंड अभी जाके मैं आपको इसके बाद डिटेल बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आई नो मेरा जो कंटेंट होता है मेरा बहुत अप टू मार्क नहीं रहता है, क्योंकि मेरे से भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ कि मैं 1 साल पहले से अपना कंटेंट यूट्यूब पे देना स्टार्ट किया हूँ। तो मैं अपने आप से बहुत ट्राई करता हूँ कि मेरा कंटेंट थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आएगा। बट हाँ, मैं जो भी करता हूँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने कंटेंट पे। तो आई नीड ऑल योर सपोर्ट, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट एवन आई कुड नॉट क्रॉस स्टेज 1 ऑल्सो। क्योंकि यूट्यूब का अलग ऑल्गोरिथम है, क्योंकि इसका जो पॉलिसी है ना कि आपका जो भी वीडियोज एंड थंबनेल जो रीच कर रहा है, मैक्सिमम व्यूज जा रहे हैं, तो यूट्यूब उसको पुश करता है सो डेट और भी मैक्सिमम लोगों के पास वो वीडियोस पहुंचे। तो मैं अपने तरफ से ट्राई तो कर रहा हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड आप लोग जितने भी न्यू ऑडियंस होंगे ना, प्लीज़ इफ आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा बात आपसे शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट्स में आते हैं एंड कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट्स है ना 4A एंड आर्टिकल 51A, ये भी बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आने का रीज़न क्या है, क्या इमरजेंसी के टाइम में उसके बाद क्या हुआ था, बिहार में क्या हो रहा था, जयप्रकाश नारायण यहाँ पे क्या कर रहे थे, आईएनसी में क्या क्या हो रहा था। तो और उस टाइम 1975 में जब इमरजेंसी लगा तो उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारा चीज़ आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा था, जब इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी एंड प्रेसिडेंट खुरुद्दीन अहमद अली थे। हम लोग बात स्टार्ट करते हैं 1975, जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा था। एंड वो पहली बार नहीं लगा था, वो थर्ड टाइम था जब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगा था। एंड ये 2 साल तक रहा था, 1977 तक, ठीक है। एंड उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर, आपको सबको पता है कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट बेसिक इसी से कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट इमरजेंसी कब लगा था, इंडिया चाइना वार कब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार कब हुआ था, ये सारा डिटेल अभी हम लोग बात करने वाले। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। एज वी ऑल नो डैट उस टाइम 1975 में जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, जो कि बहुत मतलब स्ट्रिक्ट लेडी बोला जाता है आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। एंड उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ना खुरुद्दीन अहमद अली थे। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाने का रीज़न क्या था, क्यों वो नेशनल इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेम कर दी इंडिया में, एंड 2 साल तक वो इमरजेंसी चला देंगे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ 1975 यूज आर्टिकल
352 जो कि नेशनल इमरजेंसी के लिए बात करती है, उन्होंने ये आर्टिकल यूज़ करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हैं। जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद अली थे, जो कि उस टाइम उनसे बात करके उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आज रात को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दें। तो फखरुद्दीन अली अहमद उन्होंने साइन कर दिया। ऑन 25 जून 1975 आवर कंट्री इंडिया केम अंडर नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेम करवाई थी उस टाइम 1975 25 जून को, और ये टिल चला था 21 मार्च 1977 तक। मतलब 2 साल नेशनल इमरजेंसी इंडिया में उस टाइम लगा था। और अभी क्यों लगा था, इंदिरा गांधी ने ये बात क्यों उठाई, इंदिरा गांधी ने ये स्टेप क्यों उठाया, इसके लिए अब मैं आगे बात करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। बिफोर दिस जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, इससे पहले भी इंडिया में 2 बार ऑलरेडी इमरजेंसी लग चुकी थी। मतलब जो 1975 में इमरजेंसी लगी है वो थर्ड टाइम इमरजेंसी इंडिया में लगी थी, जो कि 2 साल तक चली थी, 25 जून 1975 से लेकर 22 मार्च 1977 तक। ठीक है, इससे पहले जो इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कब लगी थी, कौन सा डेट था, 1962 इंडिया चाइना वार, उस टाइम इमरजेंसी एक बार इंडिया में लगी थी। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है, इसमें भी इमरजेंसी लगी थी। एंड थर्ड टाइम 1975 इंदिरा गांधी प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इंडिया ऑल ओवर द इंडिया एंड इट हैपेंड व्हाई दिस स्टेप वाज टेकन बाय एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, एंड वो ये स्टेप क्यों ली है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट होगा ना, तो इंडिया में देखते हैं डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी। ठीक है, और इकोनॉमी में वर्ड आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हो रही थी, उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उस टाइम इंडिया का GDP बहुत लॉस में चला गया था। मतलब इंडिया में तो जब GDP लॉस में चला गया तो बहुत सारे स्ट्राइक होने लगे, लाइक स्ट्राइक होने लगे, वर्ल्ड क्राइसिस हो गया, ड्रॉट आने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इससे ना हम लोगों को परेशानी होने लगी। तो इंडिया में एक समझो कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था उस टाइम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। तभी उस टाइम बिहार में एक लीडर थे जयप्रकाश नारायण, मूवमेंट स्टार्ट किया, जिस मूवमेंट का नाम है संपूर्ण क्रांति मूवमेंट। सो ये सब देखते हुए ज़्यादा लेट ना हो जाए, इंदिरा गांधी को जैसे ये बात पता चलती है, वो अब डायरेक्ट इंडिया में इमरजेंसी के लिए बात कर देते हैं और इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद अली थे, उनसे बात करते हैं, रातों रात ही इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है। और ये न्यूज़ रेडियो का जनरेशन था, तो उस टाइम रेडियो के थ्रू सारे इंडिया वालों को पता चल जाता है कि आज रात से 25 जून 1975 रात से पूरे 2 साल के लिए इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग गया है। तो ये मतलब सुन के सब लोगों को इतना ज़्यादा मतलब घबराहट होने लगा कि अब इमरजेंसी लग चुकी है पूरे इंडिया में, अब क्या होगा। इनफैक्ट जो उस टाइम के रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस के भी जितने लीडर्स थे ना, उन लोगों को भी, जो लोग इसके विरोध में थे, जो लोग इसका अगेंस्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी, उन लोगों को भी पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो ये उस टाइम के लिए बहुत मतलब एक समझो ना, अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो भी हम लोग एग्जाम देते हैं इसमें क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट कौन थे, एंड इंडिया 1975 में जो इमरजेंसी लगी, कौन कितने बार इमरजेंसी, कौन सा इमरजेंसी था, कितने टाइम लगा था वो 1975 में। ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, जैसे इमरजेंसी इंडिया में प्रोक्लेम हो जाती है, तो जितने भी अपोजिशन वाले लीडर्स थे एंड इनफैक्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट, जो इंदिरा गांधी के साथ वाले जो लीडर्स थे, जो भी इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था। इनफैक्ट उस टाइम जो न्यूज़ पब्लिशर थे, न्यूज़ पब्लिश होने से पहले भी सेंसर हो रहा था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से। तो ये सारे पावर आ गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास। एंड उसके बाद जस्ट ये 2 साल चला था, 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक, ये प्रॉपर 2 साल तक नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगा था। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए जितने भी ये जो पावर थे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे आ गए थे पावर। सो इन दिस पीरियड गवर्नमेंट यूज द पावर वेरी कॉन्फिडेंटली एंड इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमॉन्ग दिस all changes, one big changes was done by the ministry. Now we will talk about that changes. Okay, and उस changes का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आती है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से कैसे आई है,
मतलब आपको पता ही नेशनल इमरजेंसी लगा है उस टाइम, जो पावर थे पूरे प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, जो वो डिसीजन ले रही थी उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिया फंडामेंटल ड्यूटीज। जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं सभी का एक खुद का ड्यूटी है कि नहीं, यू हैव टू डू दिस फॉर, क्योंकि फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया। तो अभी चल के मैं व्हाइट बोर्ड पे भी डिस्कस करूंगा एंड सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ जो मैं अपने नोट्स में लिखा था। एवरी राइट हैज इट्स को रिलेटिव ड्यूटी, like if you want that no neighbor should disturb you and you live peacefully, then this is your duty also that you should also behave like same and give no disturbance to others. Okay, so like this in 1975 emergency के time में, ठीक है, in 1975 Indian government felt that Indians have no realization of their duties, ठीक है। So in 1976, while in emergency, Indian government formed a committee to make a realizations of duty टू दी सिटीजन्स, ठीक है। उस टाइम एक कमेटी इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, उस टाइम इमरजेंसी चली रही थी, मतलब 1976 में, क्योंकि इमरजेंसी तो 2 साल तक थी, 1977 तक, ठीक है। तो 1976 में इंडियन गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम में भी मैं भी अब एक एग्जाम दिया था, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से कमेटी से फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाती है। अभी हम लोग इस कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कौन से आर्टिकल से ऐड हुआ। ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज ओनली फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में, ठीक है। उस टाइम इंडिया में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थी, बट ये सब देखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया। इस कमेटी ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट से, हम लोग ऐसी ड्यूटीज को ला रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके बारे में मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी मेंशन किया हूँ, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज बात करती है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकेंड बात करती है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके। थर्ड बात करती है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ बात करती है डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन नीडेड। फिफ्थ बात करती है प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सिक्स बात करती है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो ये प्रॉपर मैं अभी आपको 6 बताया हूँ, 5 अभी और मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्लोज में भी आप लोग 1A में अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेकंड बात करती है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड बात करती है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ। फोर्थ बात करती है डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन नीडेड। फिफ्थ बात करती है प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सिक्स्थ बात करती है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। ये मैं आपको 6 बताया हूँ, 5 में अभी और ऐड करके बताने वाला। फ्रेंड्स, रिमेनिंग जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। तो 7G मतलब जो 7 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या बात करती है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। 8 बात करती है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 9 बात करती है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। 10 बात करती है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। 11K बात करती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये जो के है ना, ये जब ऐड किया गया था 2002 में किया गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। उसको ऐड किया गया था कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज 6 to 14 की बात करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। 8 इस बात करता है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 9I बात करता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। 10J बात करती है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। 11K जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया था, वो बात करती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि ऐड किया गया था। कौन सा कमेटी था, मैं वैसे बता देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से इसको लाया गया था। फिर उसके बाद जो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उसको एक्सेप्ट किया, फिर
फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। See, originally in our constitution there was only fundamental right. Fundamental duties was not even in the frame. Sardar Swansingh committee recommended that we should introduce a new chapter called fundamental duties in the constitution. After this, कांग्रेस जो गवर्नमेंट उस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है सरदार स्वांसिंग कमेटी को, एंड उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A आर्टिकल 51A के थ्रू इसको ऐड किया जाता है, जो कि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज कॉल्ड इन मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में पार्ट 4A आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, A से J तक का फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। एंड लेटर बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 A को ऐड किया गया था, मतलब जो लास्ट वन फंडामेंटल ड्यूटीज था उसको भी ऐड किया गया था। मतलब करेंटली एनीबडी आस्क्स यू लाइक कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज करेंटली, एंड द आंसर इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, क्योंकि 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू A को ऐड किया गया था। उसमें ये बोला गया था प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड विद एज ऑफ 6 to 14 years। So friends, 42nd Amendment Act 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, मतलब A से Z तक का फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। फिर उसके बाद लेटर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 को फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जिसमें K को ऐड किया गया था, जिसमें 1 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। टोटल करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जो K था उसको बोला गया था प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लूप होल भी है, लूप होल इन द सेंस कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब पार्लियामेंट में ये कोई लॉ पास हो जाएगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको भी आप इन्फोर्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड, जो 4 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको इन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है इफ पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाए। वो कौन सा 4 फंडामेंटल ड्यूटीज है, लाइक 1A abide by the constitution and respect the national flag and national anthem। 11K provide opportunities for education to his child between age of 6 to 14 years। 9I safeguard public property and to absorb violence। and 7G protect and improve the natural environment। ये जो 4 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इसको इन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है जब पार्लियामेंट में इसके लिए लॉ पास किया जाता है, ठीक है। जो लूप होल है ना, यही लूप होल है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्स नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि ये एक तरफ का ड्यूटीज है। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है कि ये आपका खुद का हक है, खुद का राइट है कि आप अपने लिए, आपके लिए इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। लाइक जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये आपका खुद का राइट है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को आप इन्फोर्सिबल नहीं, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका राइट है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक केस है जो कि लैंडमार्क केसेस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये था विजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें नेशनल एंथम के लिए बात किया गया, बोला गया था, मैं बता दूं। सी, विजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बोला गया था, नेशनल एंथम केस था। इन दिस केस इट वाज सेड दैट ऑन पर्सनल रिलीजन और ऑन द सेंटिमेंट ऑफ फेथ, इफ यू कैन नॉट सिंग नेशनल एंथम देन इट्स ओके, बट आर्टिकल 51A clause A says that it is a duty of every citizen to respect national anthem and national flag। For enforcing these fundamental duties and to save our national flag, national anthem and the constitutions of India from the disrespect, Parliament enacted Prevention of Insult to National Honor Act 1971। विजुअल इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि नेशनल एंथम का केस है, और इसमें ये बात किया गया था, कोई से भी कम्युनिटी, कोई से भी रिलीजन से है, ठीक है, इफ यू कैन नॉट सिंग अ नेशनल एंथम, प्लीज यू हैव टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो इसमें जो कि आर्टिकल 51A clause A में बोला गया है। बाद में गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 फंडामेंटल ड्यूटीज केस को भी ऐड किया गया था, जिसमें बोला गया था कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन एज 6 to 14 years। एंड इसमें फंडामेंटल राइट को भी ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जिसमें
राइट टू एजुकेशन की जो बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 21A, एक और लैंडमार्क केस है एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का केस है, जिसमें बोला गया था राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जिसमें बोला गया एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का केस है, राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पे आ जाती है 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू ना 2 आर्टिकल को ऐड किया गया था। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल के था, ठीक है, जो कि लास्ट 11 वाला जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको ऐड किया गया था, जो कि बात किया है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, जो भी उनके चिल्ड्रन को है कि कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट को भी ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात किया गया है। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं छोटा सा 10-15 मिनट का कंटेंट बनाया हूँ। आई होप ये जो भी मैं काम करता हूँ आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार जाके पिन करना, कमेंट करना, ज़रूर करना कि आपको मेरा जो कंटेंट है ये कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर जो मैं बना रहा हूँ इतना सफिशिएंट है। आई नो इससे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे हैं जो अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, या स्टडी हो गया, ट्रैवल, फूड, जो भी हो गया, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ना स्टडी प्लस ट्रैवल हर टाइप का ब्लॉग लेके आता हूँ। एंड मेरे पास जो बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड है, डिजिटल है नहीं अभी मेरे पास। मैं आने वाले टाइम में बहुत ट्राई करूँगा ये सब परचेज करने का, बट मेरे पास जो भी अभी रिसोर्सेज है ना, उसको मैं यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरा जो काम थोड़ा भी अच्छा लगता हो, तो आप अप्रिसिएट करना चाहते हो अप्रिसिएट करो, डिस्करेज करना चाहते हो डिस्करेज करो, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, सो डैट मेरे को भी आइडिया होगा कि मैं कंटेंट कैसा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस यही एक छोटा सा मैं सोचा आप लोग से बात शेयर करूँ, प्लीज़ शेयर भी कर देना। फ्रेंड, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियोस। आई होप आपको ये कंटेंट जो भी मैं अभी बताया हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, सो डैट जो भी मेरा अपकमिंग ब्लॉग होगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आज के लिए बस ब्लॉग में इतना था। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना एंड अपने पूरे फैमिली का बहुत केयर कीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।